ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो, सबसे पहली चीज़ जो वेव ऑप्टिक्स में मैं स्टार्ट करूँगी तो बहुत कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, बट उसे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी विद द हेल्प ऑफ अ वेरी ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। ट्राई एंड रिलेट विद इट। अब देखो, लेट्स से दिस इज़ मी, एंड लेट्स से दिस इज़ माई ब्रदर, ठीक है, मी एंड दिस माई ब्रदर, एंड वी आर poles apart, not just in terms of our personalities, in terms of our thought processes and everything. अब कोई भी टॉपिक होता है ना, हमारे उस पर काफ़ी वेरिड ओपिनियंस होते हैं। तो अब देखो क्या होगा, लेट्स से एक डिस्कशन हो रहा है, उसमें मेरा कोई पर्टिकुलर ओपिनियन है किसी इस टॉपिक को लेके, मेरा कुछ पर्टिकुलर ओपिनियन है, मेरे भाई का कुछ पर्टिकुलर ओपिनियन है। अब इस 1 घंटे की कॉन्वर्जेसन के बाद हम दोनों के ओपिनियंस कुछ ना कुछ बदलेंगे। तो अब जब इस ग्रुप का जो कंबाइंड ओपिनियन आएगा, दैट्स गोना बी डिफरेंट। अब आप बोलोगे कि मैम आपने एग्जाम्पल क्यों बताया, क्यों? बिकॉज आई वॉज too curious to tell you about what me and my brother are like. No, actually it has relevance, ठीक है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का। कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के अगर मैं, तो इट्स बेसिकली व्हाट एग्जैक्टली इट इज। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, बच्चे 2 सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है, 2 सोर्सेज ऑफ लाइट है। अब इस सोर्स ऑफ लाइट, इसकी जो एक सोर्स ऑफ लाइट है, इससे लाइट आई, ठीक है। बेसिकली अब यहाँ पे हम लाइव वेव ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं, वेव नेचर ऑफ लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे लाइट की एक वेव आई, ठीक है, इस सोर्स ऑफ लाइट से भी लाइट की एक वेव आई। अब जब ये दोनों वेव्स एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेंगे तो इन दोनों के बीच में कुछ फेस डिफरेंस होगा। अब नाउ इफ दीज टर्म्स माइट साउंड एब्सोल्युटली ग्रीक टू यू, यू मस्ट फर्स्ट अटेंड वेव्स, ठीक है, एंड देन स्विच ऑन टू वेव ऑप्टिक्स, बिकॉज वेव ऑप्टिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट वेव्स में है। सो इफ you have no clue about the chapter waves which was studied in class 11, trust me, you're going to find this very very difficult, especially the terminologies, right? Which is why I say refer to that chapter and then come back to this video, ठीक है। So as I was saying, coming back to the topic, मान लो मेरे पास 2 सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, ठीक है। इस लाइट सोर्स से एक वेव आई, ठीक है, और इस लाइट सोर्स से एक वेव आई। अब ये दोनों वेव्स एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज करेंगे। अब मान लो कि सुपर इम्पोज किया, इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस आया, और लेट्स से इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है 30 डिग्री। अगर वो 30 डिग्री है तो वो 30 डिग्री ही रहे। मैं 9 बजे देखने आई तो 9 बजे भी 30 डिग्री था, और मैंने 9:05 पे देखा तब भी 30 डिग्री है, मैंने 8 बजे देखा तब भी 30 डिग्री था। तो इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट रहे। दैट इज़ व्हेन आई विल से दैट दीज 2 सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है। और नॉन कोहेरेंट क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट ऑपोजिट, इसका बस एग्जैक्ट ऑपोजिट कर दो, दैट विल बी नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट में क्या होगा बच्चा, ये एक सोर्स ऑफ लाइट है, ये दूसरी सोर्स ऑफ लाइट है, दीज आर द 2 सोर्सेज ऑफ लाइट। इस लाइट सोर्स से एक लाइट आई, ठीक है, इस लाइट सोर्स से एक लाइट आई, ये दोनों लाइट सोर्सेज ये दोनों लाइट्स इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज की। इन दोनों के बीच में लेट्स से जो फेस डिफरेंस है वो अभी 30 डिग्री है। ये 9 बजे जब मैं आई थी तो इन दोनों में फेस डिफरेंस 30 डिग्री था। मैं 9:01 पे देख रही हूँ तो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस अब हो गया 70 डिग्री, ठीक है। फिर मैं देख रही हूँ 5 मिनट बाद तो इनके बीच में फेस डिफरेंस हो गया 120 डिग्री, फिर इनके बीच में सडनली हो गया फेस डिफरेंस 0 डिग्री। तो इनमें जो फेस डिफरेंस है वो बेसिकली कांस्टेंट नहीं है। तो उस केस में मैं बोलती हूँ ये जो दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट हैं ये हैं नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। अब जिसको एक बार में समझ में नहीं आया, किसने बोला एक बार में समझ आएगा, राइट? अगर हम इतनी लंबी क्लासेस ले रहे हैं ना, वेयर वी आर गिविंग डेडिकेटेड 7 to 8 आवर्स टू ईच चैप्टर, ठीक है, दिस अ रीज़न बिहाइंड इट। अगर स्टार्टिंग के 3-7-8 सेकेंड में ही सब कुछ समझ आ जाएगा, सो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ अटेंडिंग द एंटायर लेक्चर, राइट? विच इज़ वाई गिव इट सम टाइम, हैव पेशेंस, ट्रस्ट मी। फिजिक्स में जो ग्राफ होता है, मेरी सबसे बड़ी गलती यही रही थी कि हम सबको एक वे अंडर द इम्प्रेशन कि फिजिक्स में जो हमारे ये टाइम है और ये हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम सबको लगता है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है फिजिक्स की क्लासेस में ऐसे इंक्रीज़ होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। फिजिक्स की क्लासेस में ग्राफ कभी भी लीनियर नहीं आता है, इट्स ऑलवेज अ हाइपरबोला, इट्स अ हाइपरबोला, ठीक है, इसे रहा है। ओके, ठीक है, इतना सबको समझ आया। तो अब देखो, अब जैसे कि मैंने बताया था लाइट टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज, तो आई हैव 2 टाइप्स ऑफ लाइट सोर्सेज, वी हैव कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट एंड देन वी हैव नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्सेज की अगर मैं बात करूँ बच्चा, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होते हैं? 2 सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट व्हेन 2 लाइट वेव्स कमिंग फ्रॉम देम दे सुपर इम्पोज एट अ सर्टेन पॉइंट एंड द फेस डिफरेंस बिटवीन देम विल रिमेन कांस्टेंट। यही मैंने बताया, राइट? 2 सोर्सेज हैं अगर लाइट की, लेट्स से मतलब 2 का तो मैं एग्जाम्पल लूँ, कितनी भी सोर्सेज हो सकती हैं, बट जब हम रिलेट करते हैं 2 लोगों को रिलेट करते हैं आपस में, तो जैसे 2 सोर्सेज ऑफ लाइट को मैं कोहेरेंट तब बोलूँगी जब लेट्स से इस सोर्स ऑफ लाइट से, मतलब जो लाइट वेव्स आई, इस सोर्स ऑफ लाइट से जो लाइट वेव्स आई
वो सुपर इम्पोज की किसी एक पॉइंट पे, सुपर इम्पोज किया, उनमें कुछ स्पेसिफिक फेस डिफरेंस था, वो कुछ भी हो सकता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, इट कुड बी एनीथिंग, बट जो भी है ना वो कांस्टेंट रहे. द फेस डिफरेंस बिटवीन देम विल रिमेन कांस्टेंट. दैट इज व्हेन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. और फिर आ जाता है हमारे पास नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होता है बच्चा व्हेन टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर नॉन कोहेरेंट. The two sources of light are non-coherent. When light waves coming from them, they superimpose at a certain point, and the phase difference between them keeps changing with time, right? तो अब दो sources of light है, इससे लेट्स से एक लाइट वेव आ रही है, इससे एक लाइट वेव आ रही है. अब ये दोनों वेव्स एक पॉइंट पे सुपर इम्पोज की. अब इन दोनों के बीच में लेट्स से फेस डिफरेंस है 0 डिग्री. फिर कुछ देर बाद देख रहे हो तो फेस डिफरेंस है 30 डिग्री. फिर आप देख रहे हो कुछ टाइम बाद 50 डिग्री. फिर आप देख रहे हो 10 डिग्री. फिर आप देख रहे हो 100 डिग्री. तो इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है दैट्स कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, राइट? द फेस डिफरेंस बिटवीन देम कीप्स चेंजिंग विद टाइम. दैट इज व्हेन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेट नॉन कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर. अब वेव की इक्वेशन लिखना तो आई एम श्योर सबको पता होगा. जिसको नहीं पता, दिस इज हाउ यू राइट द इक्वेशन ऑफ वेव. ये हम एक्चुअली में SHM में सीखते हैं, फिर SHM के बाद वेव्स में सीखते हैं. सो इन केस यू आर नॉट वेल वर्स्ड विद योर बेसिक्स, आई वुड स्ट्रिक्टली, it's a recommendation, suggestion, whatever you call it, to first go and attend those lectures. Otherwise नाम के लिए क्यों पढ़ रहे हो भाई? आई होप यू गॉट द जिस्ट ऑफ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, राइट? अब देखो जैसे लेट्स से मेरे पास एक वेव है तो उसको मैं y1 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ. उसकी इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी. अभी मैं सबके मतलब बताऊँगी, ठीक है? इन केस जस्ट गिव इट सम टाइम. रीप्ले करने की कोई ज़रूरत नहीं, सब समझ आएगा. गिव इट सम टाइम, ठीक है? जैसे पहली वेव जो है उसकी इक्वेशन है A1 sin ओमेगा टी, और दूसरी वेव y2 जिसको मैं y2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, उसकी इक्वेशन है A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है? अब इसमें अगर आप देखोगे ना बेटा, ये देखो साइन के साथ ये जो ओमेगा टी है बेसिकली जो एंगल है, ठीक है? ये जो ओमेगा टी है नथिंग बट एंगल, राइट? ओमेगा क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी यानी थीटा है, इसको मैं ओमेगा टी भी तो लिख सकती हूँ. तो थीटा यानी ओमेगा टी, ये जो एंगल है साइन के विद रिस्पेक्ट में इसे एंगल बोलते हैं, और जब मैं वेव के विद रिस्पेक्ट इसकी बात करती हूँ तो इसको मैं फेस एंगल बोलती हूँ. तो बच्चा ठीक है, अब यहाँ पे ये जो ओमेगा टी है ये इसका फेस एंगल है, किसका? वेव 1 का. सो ओमेगा टी इज़ द फेस एंगल ऑफ वेव 1 एंड ओमेगा टी प्लस फाई इज़ द फेस एंगल ऑफ वेव 2. अब इन दोनों फेस एंगल्स में डिफरेंस कितना है आप देखो, फाई का डिफरेंस है, ठीक है? फाई का इट्स लाइक देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मा ने आपकी मम्मा ने आपको 100 रुपये दिए और आपके भाई को 100 + 20 रुपीज़ दिए. तो आप दोनों में अगर मैं पूछूँ कि पैसों में कितना डिफरेंस है तो आप क्या बोलोगे? 20 का, राइट? इन द सेम वे ओमेगा टी और ओमेगा टी प्लस फाई में कितना डिफरेंस है? फाई का. तो ये 20 रुपये यहाँ पे, जैसे कि आपके पास 100 थे और आपके भाई के पास 100 + 20 रुपये थे, तो उसके पास 20 रुपये कॉन्स्टेंट. ये डिफरेंस जो है वो कॉन्स्टेंट है, राइट? इन द सेम वे यहाँ पे भी अगर आप देखोगे जो फेस डिफरेंस है कॉन्स्टेंट है. बट यहीं पर अगर मैं बात करूँ दूसरी इक्वेशन में, ठीक है, तो अगर ये फाई की वैल्यू कॉन्स्टेंट है तो ये हो गई कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट. पर यहीं पे सेम इक्वेशन हम यूज़ करें, y1 = A1 sin ओमेगा टी एंड y2 = A2 sin ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है? यहाँ पे भी अगेन फेस डिफरेंस क्या है? फाई का है. बट अगर फाई की वैल्यू चेंज हो रही है, यानी फाई की वैल्यू यानी थीटा या फाई कुछ भी बोल रहे हो, थीटा एंगल को मैं फाई से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, थीटा से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ. फाई या थीटा की वैल्यू टाइम के साथ बच्चा बदलती जा रही है, ठीक है? कभी यानी 30 डिग्री है, कभी 40 डिग्री है, कभी 80 डिग्री है, कभी 120 डिग्री है. सो इट कीप्स वेरिंग विद टाइम. दैट इज व्हेन द टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर सेड टू बी नॉन कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है? अब और समझते हैं. देखो वेव 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया. लेट्स से एक और एग्जांपल लेते हैं. वेव 1 को मैंने रिप्रेजेंट किया y1 = 6 sin ओमेगा टी, और वेव 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया y2 = 8 sin ओमेगा टी प्लस 30, ठीक है? अब दोनों में अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओमेगा टी, जैसे कि मैंने बताया ओमेगा टी क्या है? ओमेगा टी इज़ बेसिकली द फेस एंगल ऑफ वेव 1. ओमेगा टी क्या है? फेस एंगल है वेव 1 का. यहीं पे बच्चा अगर मैं बात करूँ ओमेगा टी प्लस 30 की, किसकी? ओमेगा टी प्लस 30 की. तो ओमेगा टी प्लस 30 क्या है? फेस एंगल ऑफ वेव 2. ओमेगा टी है बेसिकली फेस एंगल ऑफ वेव 1. ओमेगा टी प्लस 30 क्या है? फेस एंगल ऑफ वेव 2. अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन दोनों में कितना फेस डिफरेंस, अगर ये ओमेगा टी और ओमेगा टी यहाँ पे भी, तो फेस डिफरेंस कितना है? 30 का. सो यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर इज अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस ऑफ 30 बिटवीन द टू वेव. अब जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट है. इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो 30 डिग्री का कांस्टेंट है. 9 बजे भी 30 डिग्री का है, 10 बजे भी 30 डिग्री. सो इट्स नॉट चेंजिंग विद टाइम. सो देयर इज अ कांस्टेंट फेस डिफरेंस ऑफ 30 बिटवीन द टू वेव, एंड हेंस ये जो दो वेव्स जिन दो लाइट सोर्सेज से आ रही हैं, दोज टू लाइट सोर्सेज आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, ठीक है? अब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट में भी सेम एग्जांपल हम समझते हैं, ठीक है? वेव 1 की इक्वेशन है y1 = 6 sin ओमेगा टी, और वेव 2 की इक्वेशन है y2 = 6 sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है? अब इन दोनों में अगर आप देखोगे तो जो फेस, तो यहाँ पे आप देखो ओमेगा टी यहाँ पे ये क्या है? ये है फेस एंगल ऑफ वेव 1, और यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा क्या है? फेस एंगल ऑफ वेव 2.
ठीक है। ओमेगा टी की अगर मैं बात करूँ, ओमेगा टी है फेस एंगल ऑफ वेव 1, ओमेगा टी प्लस थीटा है फेस एंगल ऑफ वेव 2। दोनों की अगर मैं बात करूँ तो देयर अ वेरिएबल फेस डिफरेंस ऑफ थीटा, दोनों में वेरिएबल फेस डिफरेंस है थीटा का, यानी थीटा की वैल्यू उससे दोनों में देखो ये ओमेगा टी प्लस थीटा, दोनों में फेस डिफरेंस कितना है थीटा का। अभी जो थीटा ये वेरी कर रहा है मान लो, ठीक है, वेरी कर रहा है, ठीक है, कभी मान लो थीटा 0 डिग्री है, कभी समटाइम्स इट्स 46 डिग्री, इट कीप्स चेंजिंग राइट, एंड विच इज़ वाई दीज टू, ये जो दो लाइट वेव्स हैं, ये जिन दो सोर्सेज से आ रही हैं, दोज टू सोर्सेज आर नॉन कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। अब देखो थोड़ा और बेहतर और डायग्राम्स की मदद से और अच्छे से समझते हैं। लेट मी चूज़ अ बेटर कलर एंड लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन इट। लेट्स से दो सोर्सेज हैं, ठीक है, गिव मी अ मोमेंट, लेट मी जूम करके और बेटर समझाती हूँ। देखो एक सोर्स ऑफ लाइट है एंड दिस इज अनदर सोर्स ऑफ लाइट। अभी जो ग्रीन और ब्लू में जो वेव्स हैं ना, उनको देखने की कोशिश करना, ठीक है। अब लेट्स से अब देखो इस सोर्स से लेट्स से एक लाइट निकली, एक वेव, ठीक है, ये देखो बच्चा ये एक कंप्लीट वेव होती है, ठीक है। इन केस यू डोंट नो, ये मान लो अगर एक लाइन है, सो दिस इज जस्ट वन कंप्लीट वेव। आई एम श्योर इतना तो सबको पता होगा, बट अगर नहीं पता था सो आई जस्ट टोल्ड यू इट। ये लेट्स से एक सोर्स है, ये दूसरी सोर्स लाइट है। इस सोर्स से देखो ये एक वेव, दो वेव, तीन वेव, ठीक है, इस स्क्रीन पे जाके अटके। दूसरी सोर्स है एक वेव, दो वेव, तीन वेव, और ये तीन और आधी, क्योंकि देखो ये बची हुई आधी वेव नहीं आई, ठीक है। सो 3.5, तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे 3 वेव्स। ओ माय गॉड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। यहाँ पे आप देखो तो यहाँ पे 3 वेव्स और यहाँ पे 3.5 वेव्स, यानी दोनों में कितना डिफरेंस है, दोनों में कितना फेस डिफरेंस है, आधी वेव का डिफरेंस है। व्हेन आई से आधी वेव मतलब 180 डिग्री, सो बेसिकली द फेस डिफरेंस बिटवीन द टू इज एक्चुअली 180 डिग्री ऑलवेज, एंड नाउ दिस वोंट चेंज विद टाइम राइट। सो इनमें जो फेस डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंटली 180 डिग्री का है, द फेस डिफरेंस इज 180 डिग्री ऑलवेज राइट, ठीक है। अब यहीं पे, ठीक है, तो 180 डिग्री हमेशा है। अब एक चीज़ जहाँ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अब बिकॉज मैंने बोल दिया कि कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट वो होती हैं जिनमें जो फेस डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी 180 डिग्री होता है। तो बच्चों को लगता है कि अब यहाँ पे ये जो इन दो सोर्सेज जितनी वेव्स निकलेंगी उनके बीच में फेस डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, यानी 180 डिग्री होना चाहिए। नो, दैट्स नॉट व्हाट आई मेंट, दैट्स व्हेयर यू गॉट मी रॉन्ग राइट। अब एक्चुअली में समझो, विच इज़ वाई यू नो आई नो द पेन पॉइंट्स, आई नो where you can misinterpret the context, which is why एग्जाम। अब देखो ऐसा तो नहीं है ना कि एक सोर्स से एक ही लाइट निकलेगी, ऐसा तो नहीं है। मान लो आपके सामने एक बल्ब है, सिर्फ एक लाइट आ रही है, एक ही लाइट, ठीक है, तो कई सारी लाइट हैं, ठीक है, कई सारी लाइट वेव्स निकलेंगी। तो अब लेट्स से एक और वेव निकल रही है, ठीक है, ये वाली वी आर डन विद दिस, ठीक है। नाउ लेट्स डिस्कस फर्दर। एक मिनट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके जस्ट अ मोमेंट एवरीबॉडी। ओके देयर वी गो, ठीक है। अब देखो जैसे ये सोर्स एक लाइट, ठीक है, एक लाइट वेव, दो लाइट वेव, तीन लाइट वेव, चार लाइट वेव, चार वेव्स निकली, ठीक है, और इस पॉइंट पे हिट के इस सेकंड सोर्स ऑफ लाइट से एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, अब दोनों से चार चार वेव्स निकली आए हो, यू नो, एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव। इस सोर्स से भी देखो एक वेव, दो वेव, तीन वेव, चार वेव, ठीक है। अब ये तो जो मतलब चारों मतलब ये जो वेव्स हैं ये इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज करते हैं, और इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इनके बीच में फेस डिफरेंस क्या है, यहाँ से भी चार वेव्स आई, यहाँ से भी चार वेव्स आई, चार कंप्लीट वेव्स आई, तो यानी इन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है वो ज़ीरो है, तो हमेशा ज़ीरो रहेगा, ठीक है। ये कब होगा, जब बोथ द सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। यानी अब मैं इसे क्या कहना चाह रही हूँ, मैनी लाइट वेव्स विल कम फ्रॉम बोथ द सोर्सेज। अब एक सोर्स से एक ही लाइट नहीं आएगी बच्चा, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। एक सोर्स से एक लाइट नहीं आएगी, एक सोर्स से देखो ये भी लाइट आई है, ठीक है, ठीक है, एक सोर्स से देखो ये भी लाइट आई है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि एक ही लाइट आएगी, एक सोर्स से मेनी लाइट वेव्स विल कम फ्रॉम बोथ द सोर्सेज एंड दे विल सुपर इम्पोज। जैसे मान लो इस यू नो इस सोर्स से ये लाइट और इस सोर्स से ये लाइट आई, वो इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज किए, इस सोर्स से मान लो एक दूसरी लाइट आई, इस सोर्स से दूसरी लाइट आई, वो इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज किए, तो कई सारी लाइट वेव्स आएंगी फ्रॉम बोथ द सोर्सेज एंड दे विल सुपर इम्पोज एट डिफरेंट पॉइंट्स, ठीक है। और अलग अलग पॉइंट्स पे इनका अलग अलग फेस डिफरेंस होगा, बट वो फेस डिफरेंस कॉन्स्टेंट होगा। When I say you know they have a constant phase difference, I do not mean same. बच्चे often confuse constant with same, right? That's wrong. कांस्टेंट का मतलब होता है फिक्स्ड, यानी जो समय के साथ ना बदले, यानी अलग अलग पॉइंट्स पे जब अलग अलग वेव्स आएंगे वो इन सोर्सेज से, और जब वो सुपर इम्पोज करेंगे एट डिफरेंट पॉइंट्स, दे विल हैव डिफरेंट फेस डिफरेंसेज। बट ये जो फेस डिफरेंस है, दिस फेस डिफरेंस विल ऑलवेज बी द सेम फॉर अ स्पेसिफिक पॉइंट। इस स्पेसिफिक पोजिशन या स्पेसिफिक पॉइंट पे फेस डिफरेंस अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री ही रहेगा। यानी इस सोर्स से अगर कोई भी लाइट आती है और इस सोर्स से अगर कोई भी लाइट आती है, वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर सुपर इम्पोज करेंगे तो उनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो कांस्टेंट है 180 डिग्री। बट इसका मतलब ये नहीं है कि
इस सोर्स से अगर कोई भी लाइट कहीं पे भी आती है और इस सोर्स से कोई भी लाइट कहीं पे भी आती है, उनके बीच में 180 फेज डिफरेंस है नहीं, ठीक है। फेज डिफरेंस वेरी कर सकता है बट एक स्पेसिफिक पॉइंट के लिए सेम रहेगा। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। और समझने की कोशिश करते हैं देखो, ठीक है। और मैंने ये ब्यूटीफुल डायग्राम इसीलिए ही ऐड किए हैं, यू नो, टू हेल्प यू टू गिव यू अ बेटर एंड अ लार्जर पिक्चर, ठीक है। अब देखो कई सारी सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, जैसे कि देखो देखो फॉर एग्जांपल जैसे मैं समझाती हूँ, जैसे मैं सबसे ऊपर वाला ही हम एग्जांपल लें, जैसे कि ये वाली लाइन देखो, ये ठीक है, ये सोर्स, पहली सोर्स ऑफ लाइट, ये दूसरी सोर्स ऑफ लाइट, ठीक है। यहाँ से देखो वेव्स आ रही हैं, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। एक पिंक लेते हैं, देखो पहली वाली सोर्स की अगर बात करूँ, देखो यहाँ से कितनी वेव आई, 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव। दूसरी सोर्स की अगर बात करूँ तो ऐसे देखो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, और ये देखो 5 वेव, और ये 5 और आधी वेव, इफ़ यू कैन क्लियरली सी, गिव अ मोमेंट, तो अगर ध्यान से देखो आधी वेव हो रही है, ठीक है, तो 5.5, ठीक है। ऊपर वाली सोर्स से 5 वेव्स आई, यहाँ से 5.5 वेव्स आई, तो दोनों में कितने का डिफरेंस है बच्चा, दोनों में 0.5 यानी आधी वेव का फ़र्क है। आधी वेव का फ़र्क यानी फेज डिफरेंस कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, 180 डिग्री। तो अगर 180 डिग्री है तो 180 डिग्री ही रहे, ठीक है। दैट इज़ व्हेन दीज टू सोर्सेज ऑफ लाइट विल बी कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। ऐसा तो नहीं है कि इन सोर्सेज ऑफ लाइट से सिर्फ एक ही लाइट वेव्स आ रही हैं, ठीक है। जैसे कि हम मान लो अब लेट्स से एक पॉइंट है और लेट्स से ये पॉइंट है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ, ठीक है, अब देखो, अब अगर ग्रीन और ब्लू वाली को आप ट्रेस करो, इस सोर्स से ऐसे थोड़ी एक ही लाइट वेव निकल रही होगी कि सारी लाइट वेव्स निकल रही होंगी। देखो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज की। जो सेकंड सोर्स है उससे भी 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव सुपर इम्पोज की, ठीक है। तो ऊपर वाले सोर्स ऑफ लाइट से भी 5 वेव्स आएंगे, नीचे वाली ये सेकंड सोर्स से भी 5 वेव्स आएंगे, तो इन दोनों वेव्स के बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस है 0। लेकिन अब फेज डिफरेंस है 0 यानी अगर ये 0 ही रहे, अभी फेज डिफरेंस टाइम के साथ चेंज ना करे, तब मैं इन दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट को कोहेरेंट बोलूँगी। आई होप बच्चा इतना सबको समझ आया, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट की, ठीक है, और देखो और डिस्कस करते हैं, ठीक है, लेट्स डिस्कस दिस फर्दर। अब मान लो अगर मैं रेड वाले की बात करूँ, जैसे ये वाला, ऐसा थोड़ी इस सोर्स से एक ही लाइट आएगी, कई सारी लाइट आएंगी, राइट। तो अब देखो जैसे कि रेड ले लेते हैं मान लो, तो यहाँ से देखो जो पहली वाली सोर्स है, इससे देखो 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, 6 वेव, और ये 6.5 वेव, 6.5 वेव्स आ रही हैं। दूसरी सोर्स ऑफ लाइट की अगर बात करूँ तो इससे 1 वेव, 2 वेव, 3 वेव, 4 वेव, 5 वेव, एंड देन यू हैव अ 5.5 वेव्स आ रही हैं, ठीक है। तो इन दोनों वेव्स के अगर बीच में मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ बच्चा, तो दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है, एक कंप्लीट वेव का। और एक कंप्लीट वेव मैंने अभी आपको बताया था, एक कंप्लीट वेव क्या होती है, दिस इज़ 1 कंप्लीट वेव। एक कंप्लीट वेव यानी इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना होगा, 360 डिग्री का। तो अगर इन दोनों के बीच में, अब यानी इस सोर्स से अगर एक लाइट आए या इस सोर्स से एक लाइट वेव आई और जो दोनों इस पॉइंट पे सुपर इम्पोज करती है, दोनों के बीच में अगर फेज डिफरेंस 360 डिग्री है तो वो 360 डिग्री ही रहे, तभी मैं इन दोनों सोर्सेज ऑफ लाइट को बोलूँगी दैट दीज आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। बट अब देखो फन फैक्ट क्या है, फन फैक्ट इज़ कि देखो हम जो भी पढ़ रहे हैं ना एक बहुत आइडियल सिनारियो में पढ़ रहे हैं, रियलिटी इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द हाइपोथेटिकल आइडियल वर्ल्ड, ठीक है। हम जब मशीन्स पढ़ते हैं जूनियर ग्रेड में, ठीक है, मशीन हम पढ़ते हैं, मशीन हम आइडियल मशीन्स के बारे में पढ़ते हैं, 100% एफिशिएंसी होती है जिनकी, मतलब एक्चुअली में क्या वो होता है, हम जब जब हम थर्मोडायनामिक्स पढ़ते हैं तब हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पढ़ते हैं, हम आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ते हैं, पर एक्चुअली में क्या आइडियल गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, नहीं। तो हम सब कुछ आइडियल वर्ल्ड में पढ़ रहे हैं। तो इन द सेम वे इन रियल लाइफ नो टू सोर्सेज ऑफ लाइट आर कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। रियल लाइफ में अगर बच्चा मैं बात करूँ तो रियल लाइफ में कोई भी दो सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है जो एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू कोहेरेंट है, ठीक है। तो आप बोलोगे ओ मैम देन व्हाट डू यू डू, व्हाट डज वन डू, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ देयर इज अ प्रॉब्लम देयर इज अ सॉल्यूशन टू इट एज वेल, ठीक है। तो अब मान लो पहली बात तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आई एम श्योर सबको समझ आ गया होगा, कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्या होंगे, ठीक है। अब कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को मुझे डिफाइन करना, तो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट विल बी बेसिकली the waves which are emitted by coherent sources of light, they have identical frequencies and wavelengths, और उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है। बट रियलिटी क्या है, नो टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज,
ठीक है, लाइक 2 सेपरेट बल्ब ले लो, 2 सेपरेट लाइट सोर्स लाइट सोर्सेज ले लो, दे विल नेवर बी कोहेरेंट बिकॉज दे वेव्स विल हैव रैंडम फेज डिफरेंस, ठीक है। रियल लाइफ में कोई भी 2 सोर्सेज ऑफ लाइट आर नॉट कोहेरेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नाउ द क्वेश्चन इज देन हाउ कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट आर क्रिएटेड, बिकॉज हमें तो पढ़ रहे हैं अगर, तो फिर हम क्रिएट कैसे करेंगे अगर रियल लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो क्रिएट करना पड़ेगा। क्रिएट कैसे करेंगे ना, इफ यू वांट टू प्रोड्यूस 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट and so that the interaction can be studied, we use the double slit method. अब बच्चों मेरे दिमाग में ये बात आ रही है कि और शायद आपके दिमाग में भी आ रही हो, एंड अगर नहीं आ रही तो आई एम आस्किंग यू एंड ट्राई एंड आंसर इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि 2 सोर्सेज ऑफ लाइट हैं, देयर आर 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, टू प्रोड्यूस 2 कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट ताकि उनके इंटरेक्शन को मैं स्टडी कर पाऊँ, वी यूज़ द डबल स्लिट मेथड। अच्छा एक बात बताओ, अगर रियलिटी में कोई भी 2 सोर्सेज ऑफ लाइट कोहेरेंट है ही नहीं, ठीक है, तो फिर हम कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट को क्रिएट ही क्यों कर रहे हैं, हम नॉन कोहेरेंट में क्या दिक्कत है ऐसी, ठीक है। अब नॉन कोहेरेंट में बच्चे बोलेंगे कि ठीक है नॉन कोहेरेंट में क्या दिक्कत है, ठीक है, हम क्यों फिर नॉन कोहेरेंट को क्यों नहीं पढ़ ले रहे यार, जब हमें पता है रियल लाइफ में कोई कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है ही नहीं, देन व्हाई आर वी वेस्टिंग तो नहीं बोलूँगी, व्हाई आर वी स्पेंडिंग सो मच टाइम एंड एनर्जी ऑन क्रिएटिंग कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट, फिर उन्हें पढ़ रहे हैं क्यों, नॉन कोहेरेंट से काम क्यों नहीं चला। आप देखो बहुत सिंपल आंसर है, कोहेरेंट किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए वो उस स्टेट में एग्जिस्ट भी तो करनी चाहिए। अब नॉन कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट के बीच केसेस में क्या है ना, नॉन कोहेरेंट सोर्सेज मतलब इससे जो लाइट वेव आई, इससे जो लाइट वेव आई, ये सुपर इम्पोज करें इस पॉइंट पर, इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है वो कॉन्स्टेंट नहीं है, यानी कभी 30 डिग्री है, फिर अगले ही मिनट 43 डिग्री है, फिर अगले मिनट 0 डिग्री है, फिर उसके अगले मिनट 180 डिग्री है, तो फिक्स ही नहीं है। तो अगर मैं किसी भी चीज़ को पढ़ना चाहती हूँ तो पहले वो उस फॉर्म में एग्जिस्ट तो करे, अब वो उसका बिहेवियर कॉन्स्टेंटली बदलता जा रहा है, तो मैं उसे पढ़ कैसे पाऊँगी, राइट। कोई चीज़ स्थिर है ही नहीं, फिक्स्ड है ही नहीं, तो मैं उसे पढ़ कैसे पाऊँगी, विच इज़ वाई इट्स नेसेसरी दैट वी, बिकॉज रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, तो नाउ वी हैव टू प्रोड्यूस एंड क्रिएट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट। नाउ हाउ आर कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट क्रिएटेड, वी यूज़ द डबल स्लिट मेथड। अब डबल स्लिट मेथड में पहले मैं एक बार समझा देती हूँ, मतलब बता देती हूँ, एंड देन आई विल डिफाइन इट फॉर यू, एंड देन लेट मी एक्सप्लेन इट, ओके। अब देखो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट बेसिकली दे आर प्रोड्यूस्ड व्हेन यू डिवाइड द लाइट फ्रॉम अ सिंगल सोर्स, एंड दिस विल इंश्योर कि जो रिजल्टिंग वेव्स हैं they have the same frequency, and same frequency तो same wavelength हो गया, and hence a stable या constant phase difference, ठीक है। अब तो एग्जैक्टली देखो क्या करते हैं, ऑफकोर्स रियल लाइफ में तो है नहीं, तो अब क्या करेंगे, हम एक लेंगे प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। यहाँ पे है हमारे पास एक वॉल, अब इसमें हमने क्या किया ना, एक छेद कर दिए, स्लिट बोल दो, होल बोल दो, ऑरिफाइस बोल दो, हमने 2 स्लिट ऐसे खिड़की, 2 होल्स कुछ भी बना दिए, तो इस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, इस प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, ठीक है ना। बोथ दी स्लिट्स आर बिहेविंग एज अ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट, ये दोनों स्लिट्स है ना बच्चा, ये किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं, ये दोनों की दोनों स्लिट्स जो हैं दे आर बिहेविंग एज अ सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ लाइट। ये प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से ये लाइट आई, ठीक है, वो इन स्लिट्स बेसिकली इन स्लिट्स, ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट से लाइट आई, वो इन स्लिट्स के थ्रू पास होकर स्क्रीन पे हिट करेगी। तब स्क्रीन से अगर मैं पूछूंगी तो स्क्रीन को क्या लगेगा, स्क्रीन को लगेगा कि लाइट तो यहाँ 2 अलग अलग सोर्सेस से आ रही है, स्क्रीन को क्या पता कि पीछे प्राइमरी सोर्स है उससे लाइट आ रही है, तो स्क्रीन के लिए both the slits are behaving as the secondary source of light, right? So light waves which are coming from both the slits are coherent with respect to one another. ये जो लाइट वेव्स आ रही हैं दोनों स्लिट से, ये कोहेरेंट है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, हाँ कोहेरेंट तो होंगी। कोहेरेंट लाइट वेव्स क्या होती हैं, कोहेरेंट मतलब बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट होती हैं जो वेव्स एमिट कर रहे हैं उनकी आइडेंटिकल फ्रीक्वेंसी हो और सेम वेवलेंथ हो। अब बिकॉज ये तो आ ही एक सोर्स से रही है, एक ही प्राइमरी सोर्स तो एक ही है ना, तो इन दोनों में जो लाइट आ रही होंगी उन दोनों लाइट की फ्रीक्वेंसी सेम होगी, वेवलेंथ सेम होगी, और हेंस आगे जाके उनका जो फेस डिफरेंस है वो भी कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए बिकॉज हमारे पास एक कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट थी नहीं, तो हमने एक आर्टिफिशियली क्रिएट कर ली। अब एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैम आप हमें एक एग्जाम्पल बता सकते हैं कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट का। देखो कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट 2 इंडिपेंडेंट कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट नहीं है, बट लेजर्स एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लेजर लाइट दैट यू यूज़, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट का, ठीक है। और देखो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। मैं कई सारे प्रीवियस क्वेश्चंस भी लाई हूँ फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, सो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। एक्सक्यूज मी गाइस, ओके। सो अगर मैं बात करूँ इक्वेशंस ऑफ इंटरफेरेंस की बात करूँ तो देखो थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग पे आता है। देखो मैंने क्या पता वेव को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं। वेव की इक्वेशन होती है वेव लेते हैं, वेव को रिप्रेजेंट y1, तो वेव की इक्वेशन है a1 sin ओमेगा टी, जिसमें मैंने आपको बताया ओमेगा टी क्या है बच्चा, ओमेगा टी इज़ बेसिकली
द फेस एंगल ऑफ वेव वन, फेस एंगल है। और ये जो ए वन है ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एम्पलीट्यूड हम सबको आई एम श्योर पता होगा एम्पलीट्यूड क्या होता है। याद है, एम्पलीट्यूड इज लाइक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। अभी सब पता चलेगा धीरे धीरे, गिव इट सम टाइम, ठीक है। फिर एक दूसरी वेव है जिसको मैंने y2 से रिप्रेजेंट किया और इसकी इक्वेशन है a2 sin ओमेगा t प्लस थीटा, a2 sin ओमेगा t प्लस थीटा, जिसमें ओमेगा t प्लस थीटा बच्चा ये क्या होगा, ये हो गया फेस एंगल ऑफ वेव टू, और ये जो a2 हो गया ये हो गया एम्पलीट्यूड ऑफ वेव टू, ठीक है। अब अगर आप दोनों को ध्यान से देखोगे तो दोनों में फेस डिफरेंस कितना है, इसका फेस एंगल है ओमेगा टी, इसका फेस एंगल है ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। दोनों में फेस डिफरेंस कितना है, 5 का फेस डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जब ये सुपर इम्पोज करेंगे तो इनमें एक फेस डिफरेंस आएगा 5 का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना एक चीज़ है, उसको समझने की कोशिश करना। हमने वेक्टर्स पढ़ा है, ऑफकोर्स पूरी फिजिक्स भी मोस्टली वेक्टर्स के बिना आई डोंट थिंक हम शायद ही कोई चैप्टर करते हैं, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स को हटा तो उसके अलावा वेक्टर्स के बिना चैप्टर तो बहुत ही मुश्किल है, देखिए पूरा विक्टोरियल विक्टोरियल लॉस चल रहे होते हैं। तो वेक्टर्स हम सब ने पढ़ा है, राइट, हम सबको एक आइडिया। तो बेसिकली अब आप क्या करोगे ना, इन दोनों जब आपने वेव्स की इक्वेशन लिखी तो ये था एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अब ये जो एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव है ना, इन्हें आप वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। तो जो एम्पलीट्यूड है दोनों वेव्स का, इन्हें आप वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। और जो इन दोनों के बीच में, इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेस डिफरेंस आया ना, इसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो, राइट। दो वेक्टर्स जब अगर मान लो तो सेम वेक्टर्स 2 और 2 के मैग्नीट्यूड के अगर मान लो वो 90 डिग्री पे होते हैं, तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, 2/√2, दैट इज़ 2/√2, राइट। रिजल्टेंट वेक्टर जो होता है वो 2/√2 होता है, ठीक है। तो इन द सेम वे ये जो दोनों वेव्स के एम्पलीट्यूड्स हैं इन्हें आप वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। इनके बीच में जो फेस डिफरेंस है 5, उसे आप एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो। एंड व्हेन दे सुपर इम्पोज, और जब ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, जो एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का, दैट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, वो इस इक्वेशन से निकाला जाएगा। एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है। अब हम कैसे निकालते हैं रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट वेक्टर हम कैसे निकालते हैं, a1 का स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रहे हैं, याद रखना। और ये है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। सो a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 a2 कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम, कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन दैम। और एंगल बिटवीन दैम क्या है, जो फेस डिफरेंस है इनके बीच का, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। तो हम ऐसे एम्पलीट्यूड निकालते हैं। अच्छा, फिर आ गया टर्म इंटरफेरेंस, ठीक है। हम सब ने यही सुना है इंटरफेरेंस क्या होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इंटरफेरेंस कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत अगर अभी तक आप क्लासेस को ध्यान से सुनते हुए आ रहे हो तो इंटरफेरेंस इज नथिंग बट superposition between two light waves that are coherent with respect to one another is known as interference, ठीक है। इस सोर्स से एक लाइट है, इस सोर्स से एक लाइट है, किसी दो अलग अलग सोर्स से लाइट आएंगी, वो आपस में आके इंटरफेयर तो करेंगी, बट आपस में आके दो सोर्सेज से लाइट आएंगी, वो आपस में आके सुपर इम्पोज तो करेंगी, राइट। बट यहीं पे अगर ये सुपर इम्पोज करेंगे, जो सुपर पोजिशन हो रहा है दो लाइट वेव्स का, जो कोहिरेंट है एक दूसरे के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है। दो ऐसी लाइट वेव्स जो कोहिरेंट है विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, यानी दोनों का दोनों के बीच में कांस्टेंट फेस डिफरेंस है। अगर ऐसी दो लाइट वेव आके आपस में सुपर इम्पोज करें तो इस प्रोसेस को हम एक्चुअली हम बोलते हैं इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस कुछ नहीं, इट्स अ टाइप ऑफ सुपर पोजिशन। तो क्या मैं कह सकती हूँ, विल इट बी सेफ टू से दैट एवरी इंटरफेरेंस इज सुपर पोजिशन बट एवरी सुपर पोजिशन इज नॉट इंटरफेरेंस, ठीक है। समझ आ रहा है, राइट, कि सुपरपोजिशन मतलब इंटरफेरेंस को जैसे वही रॉकेट साइंस नहीं है, इंटरफेरेंस सुपरपोजिशन ही है, राइट। तो मान लो यहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट है, अगर मतलब लाइट सोर्सेस तो कोहेरेंट भी हो सकते हैं, नॉन कोहेरेंट भी हो सकते हैं। मैं अभी तक आपको इतनी देर से कोहेरेंट ही समझा रही थी, इसीलिए समझा रही थी बिकॉज इंटरफेरेंस इज नथिंग बट जब इन दो कोहेरेंट सोर्सेस ऑफ लाइट से दो लाइट वेव्स आएंगी, व्हेन लाइट वेव्स विच आर कमिंग फ्रॉम लाइट वेव्स, ठीक है, which are coming from two coherent sources, और जब भी सुपर इम्पोज करेंगे एक पॉइंट पे, दिस इज इंटरफेरेंस। तो क्या मैं कह सकती हूँ कि एवरी इंटरफेरेंस इज अ सुपरपोजिशन, एवरी सुपरपोजिशन इज नॉट इंटरफेरेंस। उसके बाद एक सी पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, विच इज़ इंटेंसिटी ऑफ अ वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इंटेंसिटी जो भी किसी वेव की होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के स्क्वायर के, ठीक है। अब लेते हैं मेरे पास एक वेव है, वेव वन का अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो वेव वन की इक्वेशन लेट्स से मैंने रखी है a1 sin ओमेगा टी। वेव टू है जिसकी इक्वेशन है a2 sin ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है। अब मान लो अगर मुझे रिजल्टेंट वेव निकालनी है, तो रिजल्टेंट वेव निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन इट टू यू कपल ऑफ मिनट्स बैक। दोनों वेव्स की जो एम्पलीट्यूड्स हैं उन्हें वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो, दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस है उसे एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह ट्रीट करो, एंड दैट्स हाउ यू गेट द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो अगर रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना है बचा, तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव क्या हो जाएगा, पहली वेव का एम्पलीट्यूड और ये दूसरी वेव का एम्पलीट्यूड, दोनों के बीच में फेस डिफरेंस कितना है, 5 का, राइट। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर इज इक्वल टू a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a1 a2 2 इंटू a1 a2 कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम, कॉस ऑफ द एंगल इज 5, ठीक है।
ऐसे आ गया। अब देखो जैसे कि मैंने बताया इंटेंसिटी जो होता है वो एम्पलीट्यूड इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। इस केस में एम्पलीट्यूड है A1, तो अगर मुझे इंटेंसिटी ऑफ द फर्स्ट वेव यानी I1 निकालना है तो दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A1 का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इन द सेम वे अगर मुझे इंटेंसिटी निकालना है सेकंड वेव का, तो इंटेंसिटी ऑफ द सेकंड वेव जिसको मैं I2 से रिप्रेजेंट कर रही हूँ दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द सेकंड वेव के स्क्वायर के। ठीक है, अब मैं अगर रिजल्टेंट वेव की बचा बात करूँ तो रिजल्टेंट वेव की अगर मैं बात करती हूँ तो इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव, तो इंटेंसिटी होती है रिजल्टेंट वेव की दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव के स्क्वायर के। ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ द रिजल्टेंट वेव इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव का स्क्वायर। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबॉडी। ठीक है, अब देखो दो लाइट वेव्स जब इंटरफेयर करेंगी तो मैं आपसे अगर पूछूँ कि वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब शो करेंगी। ठीक है, दो लाइट वेव्स जब इंटरफेयर करेंगी तो वो मैक्सिमम इंटेंसिटी कब शो करेंगी। मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करनी है, अगर मैं बोल रही हूँ कि इंटेंसिटी मैक्सिमम चाहिए मुझे, मैं चाहती हूँ कि मैक्सिमम इंटेंसिटी शो करें, तो हम सबको पता है इंटेंसिटी क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। तो अगर मैं चाहती हूँ इंटेंसिटी मैक्सिमम हो तो एम्पलीट्यूड भी मैक्सिमम होना चाहिए। मैक्सिमम इंटेंसिटी रिजल्टेंट वेव की तब आएगी जब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेव का। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा रिजल्टेंट वेव का, जब जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड्स हैं मतलब उन्हें मैं ट्रीट तो वेक्टर्स की तरह कर रही हूँ, तो दो वेक्टर्स मैक्सिमम आंसर कब देते हैं, जब दोनों when both the vectors are parallel to one another, जब दोनों वेक्टर्स पैरेलल होते हैं, द पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तब मैं दोनों को ऐड करती हूँ और जो वो तब जो उनकी वैल्यू आती है मैक्सिमम आती है, राइट। सो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ रिजल्टेंट वेव के लिए मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड चाहिए रिजल्टेंट वेव का। और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा, तो जब जो इंडिविजुअल एम्पलीट्यूड है जो मैं वेक्टर्स की तरह जो बिहेव कर रहे हैं, वेक्टर्स की तरह जिन्हें मैं ट्रीट कर रही हूँ। ठीक है, तो जो उन दोनों के बीच में जो फेस डिफरेंस होगा, उन दोनों के बीच में जो एंगल होगा, बिकॉज जो उनका फेस डिफरेंस है वही तो मैं एंगल बिटवीन द एम्पलीट्यूड्स ले रही हूँ। ठीक है, इन दोनों वेव्स के बीच में जो फेस डिफरेंस है जो यहाँ पे फाई का था, ये जो फेस डिफरेंस है बिटवीन द टू वेव्स, इसी को तो मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रही हूँ। सोचिए जो एंगल आएगा या फेस डिफरेंस होगा वो या तो ज़ीरो हो, दोनों सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें, तो या तो दोनों वेव सेम डायरेक्शन में पॉइंट करें ज़ीरो हो, ठीक है, या 90 डिग्री हो, सॉरी ये 90 होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 होता है, एंड देन दिस इज़ 360। ठीक है, तो दो वेक्टर्स मैक्सिमम आंसर कब देते हैं, वन द पॉइंटिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो या तो इनके बीच में फेस डिफरेंस ज़ीरो हो, या फिर घूम के ये 360 हो, या फिर और 360 ऐड कर दोगे तो या तो 720 हो, या फिर एक और बार घूम के कंप्लीट सर्कल लगाओ तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस 1800 1080 डिग्री हो। ठीक है, सो ऑन एंड सो फॉर। ठीक है, तो हम सबको पता है 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई। 360 को डिग्री को मैं रेडियंस में कन्वर्ट करूँ 2 पाई रेडियंस, राइट। तो दोनों के बीच में फेस डिफरेंस या तो 0 डिग्री हो या 2 पाई हो। ठीक है, 2 पाई हो, पर फिर उसमें 2 पाई और ऐड कर दो तो 4 पाई हो, फिर उसमें 2 पाई और ऐड कर दो 6 पाई हो, 8 पाई हो, एंड सो ऑन। और ये केस बन जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बच्चा क्या होता है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, बच्चे बोलते हैं कि मैं ये क्या है टर्म इंट्रोड्यूस करते हैं, एक्चुअली में कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव पोजिशन इज़ जब बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है जब दोनों वेव्स हैं, ठीक है, दे आर काइंड ऑफ आइडेंटिकल। बेसिकली अगर और बेटर समझाऊँ तो आई थिंक आई वुड नीड एन एग्जाम्पल। ओके चलो अभी इसको थोड़ी देर में वी विल स्विच आवर अटेंशन टू दैट, जस्ट गिव मी अ मोमेंट उसके लिए। अगर मैं बात करूँ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होता है ना, लेट मी ट्राई एंड एक्सप्लेन टू यू विद द हेल्प ऑफ एनिमेशन। बट बिफोर वी डाइव इनटू एनिमेशन एज सच, ठीक है, लेट्स फर्स्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। तो एक ब्लैंक स्लाइड खोलते हैं, ब्लैंक स्लाइड पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन क्या होता है एक्चुअली में। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन की जब मैं बात करती हूँ, इट इज़ व्हेन लेट्स से दो वेव्स, or let me choose, just give me a moment. I'm sure I must have added a random blank slide. Have I or have I not? I haven't, I guess. I haven't. Alright, just give me a moment. Okay, अब देखो बच्चा, I'm so sorry for that. Okay, देखो अब एग्जैक्टली इसमें हम क्या कर रहे हैं, मैं एक्चुअली मैं एक लाइन ड्रॉ कर लूँ, just give me a moment. Okay, just hold on for a bit guys, it's for your benefit.
मान लो ठीक है, अब देखो एग्जैक्टली यू नो हाउ डू यू गो अबाउट इट। अब लेट्स से एक लाइट है, ठीक है, मतलब एक लाइट वेव है, ये एक वेव है, वन वेव टू, ठीक है, दो ही वेव बना रहे हो मान लो, ठीक है। और लेट्स से यार ये ज़्यादा बड़ी बना दी मैंने, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, वन टू थ्री, ठीक है। अब लेट्स से ऐसे दूसरी एक वेव बनाती हूँ, वन टू थ्री, ठीक है। अब देखो लेट्स ट्राई अंडरस्टैंड दिस, आई एम नॉट वेरी श्योर कितना तो इसमें आ जाएगा। कैन वी जस्ट यू नो इसको हम सिलेक्ट भी तो कर सकते हैं ना, नॉट मिस्टेकन नहीं कर सकते क्या, चलो छोड़ो, ठीक है। अब देखो, अब मैं क्या करूँगी ना, अगर आप देखो जब मैं इन दो वेव्स को अगर ज्वाइन करूँ, मतलब अगर मैं इन दोनों वेव्स को अगर आप ज्वाइन करो, तो देखो इसके क्रेस्ट और इसका क्रेस्ट आपस में यू नो कंबाइन करेगा, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से कंबाइन करेगा। अगर मैं इन दोनों वेव्स को मीट कराती हूँ, यू नो अगर मैं इन दोनों को मीट कराती हूँ तो और ओवरलैप कराने की कोशिश करती हूँ, इसे ऊपर ले जाती हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से। सो यू नो व्हेन टू वेव्स अलाइंड इन फेस, अलाइंड इन फेस का मतलब होता है क्रेस्ट क्रेस्ट से और ट्रफ ट्रफ से मीट करता है, ठीक है। तो ये मिल के एक नई वेव बनाती हैं, जिसका जो एम्पलीट्यूड होता है वो और ज़्यादा होता है, जिस द सम ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड, राइट। उस केस में हम एक्चुअली में बोलते हैं द कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन हुआ है। उस केस में हम क्या बोलते हैं कि दिस इज़ एक्चुअली द केस ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी। अब एक्चुअली मैं एक पे काम करती हूँ बच्चा, मैं इसको ना समझाती हूँ, मुझे एक ब्लैंक स्लाइड लेने दो, ठीक है। आई एम नॉट वेरी श्योर, एक ब्लैंक पेपर ऐड करने दो यार, जस्ट अ मोमेंट। तो यार बहुत ये हो जाता है नाटक, वन सेकेंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ओके। देखो यू नो लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस। देखो अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी ना, जब मैं इन दो वेव्स को ओवरलैप कराऊंगी, अब आपको समझ नहीं आ रहा था एग्जैक्टली क्या है, ओके जस्ट गिव मी अ मोमेंट। अरे यार ये पूरा क्यों नहीं सिलेक्ट होता। अब देखो, अब जब मैं इन दो को ओवरलैप कराऊंगी तो आप देखोगे इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से, इसका क्रेस्ट इसके क्रेस्ट से, इसका ट्रफ इसके ट्रफ से जब कम्प्लीटली ओवरलैप कर जाता है, तो अब क्या होगा, जब ये दो वेव्स यू नो जब अलाइन होंगी या मीट होंगी, ठीक है। सो अब जब ये जुड़ेंगी, ठीक है, तो जो इनका क्रेस्ट है क्रेस्ट से जुड़ गया, ट्रफ है ट्रफ से जुड़ गया, ठीक है। सो यहाँ पे बेसिकली क्रेस्ट और ट्रफ ठीक है, थी तो एम्पलीट्यूड ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। तो ये इसका एम्पलीट्यूड, ये इसका एम्पलीट्यूड, ठीक है, ये इसका एम्पलीट्यूड। तो अब ये जब जुड़ेंगी ना बच्चा, और जो रिजल्टेंट वेव आएगी, जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, जो उसका ओवरऑल एम्पलीट्यूड होगा ना वो ज़्यादा होगा, यानी उसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा। यू नो द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव विल बी नथिंग बट द सम ऑफ द ओरिजिनल एम्पलीट्यूड। उसको हम एक्चुअली बोलेंगे कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, दैट विल बी द केस ऑफ कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ठीक है। तो वो होता है कंप्लीट कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन। जैसे कि मान लो दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, जैसे कि दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, एक वेव दो वेव, ये एक वेव दो वेव, दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, ठीक है। लेट्स से इनका एम्पलीट्यूड भी सेम है, दो आइडेंटिकल है तो इनका एम्पलीट्यूड भी सेम होगा, इसका एम्पलीट्यूड ए इसका एम्पलीट्यूड ए मान लो, ठीक है। तो अब जब इन दोनों को मैं ओवरलैप कराऊंगी ना, ये दोनों जब ऐसे कंबाइन करेंगे और व्हेन दे विल ओवरलैप विद वन अनदर, ये जब एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, तो इस केस में बच्चा क्या होगा, इस केस में जब ये दोनों ओवरलैप करेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो ये जो रिजल्टेंट वेव बनेगी, इनके ओवरलैप करने से जो रिजल्टेंट वेव बनेगी ना, उसका जो ओवरऑल एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा ना, दैट विल बी ए प्लस ए, यानी 2a, ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। तो अब दो आइडेंटिकल वेव्स, ठीक है, जब वो मिलके एक रिजल्टेंट वेव बनाएंगे, तभी तो हम बोलते हैं ना एक वेव आई, ठीक है। तो उन्होंने मिलके एक रिजल्टेंट वेव बनाया, तो जो रिजल्टेंट वेव होगी, इसका जो एम्पलीट्यूड होगा वो सम होगा ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स। और अब देखो एम्पलीट्यूड में इंक्रीज़ आएगा, तो आप सोचो इंटेंसिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ होगा तो इंटेंसिटी, that will lead to a significant increase in the intensity of light. I hope it's making sense. I hope it's not sounding Greek to everybody. Yeah. Now let's try and solve some questions. If I'm not wrong, let's try and solve some questions. ठीक है, मैं बहुत basic questions कराती हूँ, so that you try and understand this better. एक blank slide खोलते हैं और अब एक काम करते हैं, जल्दी से question practice पे दम लगाते हैं, ठीक है। बहुत ही बेसिक छोटे छोटे टाइप ऑफ क्वेश्चंस पहले मैं कराती हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पे मूव ऑन करेंगे, पर एक बार ताकि आपको समझ आ जाए, ठीक है। सो बिकॉज ऑफकोर्स एक नया चैप्टर है तो ऑफकोर्स टाइम लगेगा, तो मैं बहुत बेसिक एकदम चटपटा क्वेश्चंस देते हैं आपको, ठीक है। लेट्स पुट ऑन दी हेडिंग्स ऑन योर ब्यूटीफुल नोट्स। क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ, आईपैड को सेट करने दो, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 में वेव 1,
ठीक है। लेट्स से वेव वन है, वेव वन की इक्वेशन मैं दे रही हूँ इज़ 6 sin ओमेगा टी, इट इज़ 6 sin ओमेगा टी, ठीक है। और यहीं पे मैं वेव टू दे रही हूँ, ये वेव टू है, वेव टू की इक्वेशन है बच्चा 8 sin ओमेगा टी प्लस 90, लेट्स से 8 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री, ठीक है। 8 sin ओमेगा टी प्लस 90 डिग्री। नाउ व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेव का, ठीक है। सो आई एम आस्किंग यू व्हाट आई एम एक्चुअली कंसर्न विद इज एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, क्या एम्पलीट्यूड होगा रिजल्टेंट वेव का बताओ, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव की अगर मैं बात करूँ तो जो देखो पहली वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड है 6, पहली वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड है 6, दूसरी वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड है 8, पहली वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड है 6, दूसरी वाली वेव है इसका एम्पलीट्यूड है 8, ठीक है। और दोनों के तो मैंने क्या बोला था आपको, जब भी हमें रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड निकालना हो तो जो एम्पलीट्यूड ऑफ द इंडिविजुअल वेव्स हैं उन्हें मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूँ, इन दोनों के बीच में जो भी फेज डिफरेंस होगा उसे मैं एंगल बिटवीन द वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूँ। इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस बताना, एक में है, एक का फेस एंगल है ओमेगा टी, दूसरे का ओमेगा टी प्लस 90, तो दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है बच्चा वो कितना आ गया, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो आ गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस आ गया। यानी इन दोनों एम्पलीट्यूड्स को मैं वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूँ, एक का मैग्नीट्यूड 6, एक का मैग्नीट्यूड 8 और दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री, ठीक है। तो अब दो वेक्टर्स विच हैड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, अगर मुझे रिजल्टेंट वेक्टर निकालना होता है तो रिजल्टेंट वेव उसके लिए मैं क्या लगाती हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोटेनस यानी इस केस में वो जो कि बेसिकली रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 6 का स्क्वायर हो गया 36, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है, विच इज़ नथिंग बट अंडर रूट 100 विच इज़ नथिंग बट 10। तो एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव कितना आ गया बच्चा, एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव की वैल्यू आ गई 10। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। लेट्स डू अनदर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। लेट्स जस्ट डू सम मोर क्वेश्चंस, ठीक है। अभी इस पर ग्रिप बनाओ पहले, ठीक है। अब देखो, अब चलो एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी बढ़ाते जाऊँगी सो दैट इट ट्रिकल्स यू एंड देन वी विल डायरेक्टली मूव ऑन टू द प्रीवियस क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल वेव वन है, वेव वन का लेते हैं मैं इक्वेशन नहीं लिखे, सिर्फ डायरेक्टली दे रहा हूँ एम्पलीट्यूड। अब कभी हम एम्पलीट्यूड से डील करना सीख रहे हैं, लेते जो वेव वन है उसका एम्पलीट्यूड है 5, ठीक है। उसके बाद बच्चा अगर मैं बात करूँ वेव टू की, वेव टू का जो एम्पलीट्यूड है A2 दैट इज़ 4, उसकी वैल्यू है 4। नाउ माई क्वेश्चन टू यू इज़ व्हाट विल व्हेन विल द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव्स बी मैक्सिमम, ठीक है। तो ये जो ए मैक्सिमम होगा, मुझे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो कब आएगा, और जब मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है तो वो कब आएगा, जस्ट टेल मी दैट, ठीक है। दैट इज़ माई क्वेश्चन एवरीबॉडी। आई होप क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है। लेट्स आंसर इट इन द सिंपलिस्टिक वे पॉसिबल, ठीक है। अब देखो, जब मैं बोल रही हूँ मैं चाहती हूँ कि दोनों के बीच में जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कब आएगा। अब देखो, मैं दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रही हूँ, राइट। दोनों एम्पलीट्यूड को वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर रही हूँ, तो मैक्सिमम आंसर कब आएगा, दो वेक्टर्स मैक्सिमम आंसर कब देते हैं, जब दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या होता है 0 डिग्री, राइट। सो इन द सेम वे यहाँ पे मैं दोनों एम्पलीट्यूड्स को वेक्टर्स की तरह ट्रीट करूँगी और इनके बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री होना चाहिए, यानी इन दोनों के बेसिकली जो फेज डिफरेंस होगा, दोनों वेव्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। उस केस में जो आंसर आएगा दोनों एम्पलीट्यूड्स का वो मैक्सिमम होगा, राइट। तो उस केस में जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा उसे मैं डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ। दो वेक्टर्स अगर सेम डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं, ठीक है, और यानी दोनों के बीच में जो फेज बेसिकली एंगल है 0 डिग्री है, तो मैं उन्हें डायरेक्टली ऐड कर सकती हूँ। तो इस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, A1 + A2 विच इज़ नथिंग बट 5 + 4, और जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है वो आ जाएगा 9, ठीक है। तो अब ठीक है, अब मुझे मिनिमम एम्पलीट्यूड चाहिए। तो दो वेक्टर्स मिनिमम आंसर कब देते हैं, व्हेन दे आर एंटी पैरेलल टू वन अनदर, ठीक है। जब दोनों 180 डिग्री के एंगल पे होते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते हैं। वेक्टोरियल सब्ट्रैक्शन हमने यही तो सीखा था, वेक्टोरियल सब्ट्रैक्शन इज नथिंग बट अ टाइप ऑफ वेक्टोरियल एडिशन ओनली, राइट। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। यही तो सीखा था, राइट, कि एक वेक्टर है 5 के मैग्नीट्यूड का, दूसरा वेक्टर है 4 के मैग्नीट्यूड का, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो 1 के मैग्नीट्यूड का होगा इस डायरेक्शन, बिकॉज दोनों कैंसिल करते हैं, राइट। तो अब यहीं पे अगर बच्चा मुझे यहाँ पे मिनिमम एम्पलीट्यूड निकालना है, लेट मी जस्ट रब इट क्विकली, ठीक है। तो मिनिमम एम्पलीट्यूड, दो वेक्टर्स मिनिमम आंसर कब देते हैं, दो वेक्टर्स मिनिमम आंसर कब देते हैं, जब दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है, दोनों के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना हो, 180 डिग्री, दोनों के बीच में फेज डिफरेंस हो 180 डिग्री। तो उस केस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना हो जाता है, A1 - A2, A1 हो गया 5 और A2 हो गया, ठीक है। तो 5 - 4, ठीक है। तो दोनों वेक्टर्स जब एक दूसरे से 180 डिग्री पे होंगे तब इनका जो आंसर आएगा वो मिनिमम आएगा। इस केस में जो मिनिमम एम्पलीट्यूड आएगा रिजल्टेंट वेव का वो होगा 1। आई होप दैट इज़ क्लियर टू एवरीबॉडी। सबको समझ आ रहा है कि एग्जैक्टली व्हाट आर वी ट्राइंग टू डू, राइट। वी आर नॉट बीटिंग अबाउट द बुश हियर।